तो अच्छा जी, द वेरी फर्स्ट टॉपिक। अब आप सब लोगों को इस बारे में पता ही है कि वी हैव टू सेक्शंस ऑफ आवर पेपर, कोर एंड सप्लीमेंट्री। मोस्टली मोस्ट ऑफ अस गो फॉर द सप्लीमेंट्री सेक्शन, लेकिन हम दोनों साइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिस्क्राइब द यूज ऑफ रूलर एंड मेजरिंग सिलेंडर टू फाइंड द लेंथ एंड वॉल्यूम। रूलर के केस में हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं? कि परपेंडिकुलर व्यू हो, इट शुड बी प्लेस क्लोजर टू द रूलर। ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए हमारे पास, एंड शार्प एजेस होने चाहिए। व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग सिलेंडर, हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया हुआ है? 3 to 4 times बिगर होना चाहिए। एंड नॉर्मली हम मेजरिंग सिलेंडर को इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, एंड द मेथड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम सर एक वो भी। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम जो है वो नोट करते हैं। वी सब्ट्रैक्ट फाइनल फ्रॉम इनिशियल टू गेट द वॉल्यूम ऑफ irregular shaped object। यहाँ पे टू थिंग्स वी डिस्कस इज पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है? वैसे तो वो दोनों में ही होता है, रूलर में भी होता है, मेजरिंग सिलेंडर में भी होता है। पैरेलैक्स एरर होता है नॉट व्यूइंग परपेंडिकुलरली। तो हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय व्यूइंग द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली। पहले डिटरमाइन एन एवरेज वैल्यू फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस एंड अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बाय मेजरिंग मल्टीपल। यानी ये वो वाला पॉइंट है जिसको हमने अंडर द टर्म ऑफ एवरेज वैल्यूज डिस्कस किया हुआ है। कि इफ वी आर मेजरिंग अ स्मॉल टाइम इंटरवल, हम एवरेज वैल्यूज लेंगे। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? टेक मल्टीपल रीडिंग्स और उनका क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। इसके अंदर वो पाइल ऑफ पेपर्स वाली एग्जांपल भी आ सकती है कि अगर हमें थिकनेस ऑफ वन शीट मेजर करना है तो हम इंस्टेड ऑफ वन पेपर वी गोइंग टू गो फॉर 500 शीट्स, और हम उसका टोटल लेंथ लेंगे। फॉर एग्जांपल 500 शीट्स की टोटल लेंथ हमारे पास ये बन रहा है, लेट्स से 7 सेंटीमीटर। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड 7 विद 500 टू फाइंड द थिकनेस ऑफ वन शीट। और टाइम इंटरवल है ऑसिलेशंस के लिए हम लोगों ने जाना है, तो ऑसिलेशंस में हम क्या करेंगे? हम टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर 20 ऑसिलेशन द टाइम इज 5 seconds, तो 5 divided by 20, हमारे पास ऑसिलेशन ऑफ वन टाइम आएगा। इसको एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं और एरर फ्री किस तरीके से? एरर फ्री तो नहीं, लेस एंड लेस एरर कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं? दैट्स ओनली गोइंग टू गो थ्रू द उसके अंदर कि हम लोग और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को इंक्रीज कर दें, या नंबर ऑफ शीट्स पर सेकंड जो है वो उसको जो है वो कर दें उस तरीके से। यहाँ से क्या देख रही है? ये किस लिए चाहिए? अच्छा, अब फर्दर ऑन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम आ जाते हैं एक्चुअल पार्ट में जहाँ पे हमें डिस्कस करना है, which is understand the scalar quantities has magnitude and vector quantities has magnitude and direction. We already know everything about that. That vector quantities की examples देख लेते हैं कौन कौन सी होती थी। velocity होती थी, acceleration होता है, momentum होता है, force होता है, एंड स्केलर में हमारे पास क्या आ जाता है? mass आ जाता है, यहाँ पे weight भी आ जाएगा। mass आ जाता है, energies आ जाती हैं हमारे पास, और वर्क डन आ जाता है हमारे पास। क्वांटिटी विच ओनली रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन मैंने यहाँ बता दी है, इट्स बेसिकली द साइज, द अमाउंट, द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड डायरेक्शन वी नो दैट। नो दैट द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर स्केलर, वो हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिए। नो दैट द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेक्टर, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास क्या आता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। फील्ड क्या होते हैं? एरिया अराउंड द अर्थ इन विच वी कैन experience the force of gravity by the earth which attracts us towards the center, जो वेट की एग्जांपल में यूज भी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोगों ने पढ़ी थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव के लिए क्या होती हैं? आउटवर्ड्स होती हैं, और नेगेटिव के लिए क्या होती हैं? इनवर्ड्स होती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस जिसके थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करते हैं बाय द चार्जेस। देन डिटरमाइन ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जब हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वी गो फॉर हेड टू टेल रूल, दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर should coincide with the tail of second vector. This is the tail of second vector, head, and the resultant is drawn in such a way that the head coincides with the head and tail coincides with the tail. अब यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं।
कि two vectors can only be added. अब ये these are two vector, vector 1 and vector 2. I can redraw this vector 2 right in front of it, parallel, same direction and everything, length सब कुछ same होगा, and I can also redraw vector 1 in front of it. This is known as parallelogram method. तो resultant either case में same ही draw होगा, head head से coincide, और if I consider this वाली this diagram, this portion, तो भी रिजल्टेंट यही ड्रॉ हो रहा है हमारे पास, एंड अगर मैं दूसरे वाले पोर्शन को डिस्कस करता हूँ तो भी रिजल्टेंट मेरे पास सेम ही ड्रॉ होगा. व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर मैं ये वाला सेक्शन करता हूँ, मैंने ये एंड ये लिया है तो भी रिजल्टेंट ये बन रहा है, एंड इफ आई कंसिडर दिस एंड दिस वेक्टर तो भी रिजल्टेंट ये बन रहा है. लेट्स ये देखो, हेड टू टेल इज कोइंसाइडिंग, हेड टू टेल इज कोइंसाइडिंग. वंस दिस इज डन, रिजल्टेंट इज ड्रॉन by us in such a way that head coincides with the head and tail coincides with the tail. यहाँ पे जो additional point आता है कि resultant could also be measured using mathematical method. The magnitude of the two vector squared and added and taken the under root, which we have derived from Pythagoras theorem. I have totally forgotten the spelling of Pythagoras theorem, but वो हमारे पास आता है हमारे पास. This formula is used for the resultant, magnitude of the resultant, and to go for the angle, we go for tangent inverse y over x. Whatever the vector is along the direction of y and whatever the vector is in the direction of x, we are going to divide these and we're going to take the inverse of that vector from उसमें draw कर देंगे. Otherwise हम लोग डी रख के ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड चूंकि नॉर्मली, अच्छा ये कीप दिस इन माइंड कि हम ये सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स में जाते हैं, ठीक है. इफ द एंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल और सर्टेन एंगल्स के ऊपर बनी हुई है, तो हमने कुछ और पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना होता है, विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बट हम यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस करेंगे. वट एवर, if the diagram is drawn like this is my resultant. Let's say this is my vector A and this is my vector B. The short and cheat note is that the vector which is making an angle of 90 is considered the y, and the vector which is making an angle theta is considered x. बाकी आप लोगों को सारे रूल्स पता है कि थीटा के सामने हमेशा कौन सा होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है. इफ दिस इज, अब बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड हमारे पास किसके ऊपर कर रहा होता है कि जिस जिस जो एंगल हमें कैलकुलेट करना है. इफ आई एम गोइंग टू गो एंड कैलकुलेट दिस एंगल, तो दिस इज विल बी माय बेस, और ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा. इफ आई एम मेजरिंग दिस एंगल, तो ये मेरा बेस बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा. ये आपके मैथ्स के रूल हैं. आई डू नॉट नीड टू गो इन डिटेल टू दैट, आप लोगों को ये तमाम चीजें पता है. जो y कंपोनेंट होता है उसके साथ नॉर्मली हम साइन ऑफ थीटा ऐड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल. एंड जो x कंपोनेंट होता है उसके साथ हम कौन सा ऐड करते हैं, कॉस ऑफ थीटा. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द x एंड y कंपोनेंट, टू यूज दिस फॉर्मूला. हमें जो है डिलिजेंटली इस चीज को देखना है कि व्हाट रिजल्टेंट एंगल कौन सा है और हमें कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है. अगर हमने एक एंगल कैलकुलेट कर लिया, सेकंड को हम नॉर्मली 90 से माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे कि वट एवर द सेकंड है. अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है तो मैं इसको 90 से माइनस करके फाइंड आउट कर लूंगा. इफ आई फाउंड दिस एंगल, तो मैं इसको 90 से माइनस करके कर लूंगा. ये देन एंड देयर आपको डिसाइड करना है अपनी इंटुइशन से कि विच एंगल इज बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर टू फाइंड आउट, तो आपने उस एंगल को इस तरीके से जो है कैलकुलेट करना है. दिस इज एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट. दिस इज द मैथमेटिकल मेथड. एक्स एंड वाई को कैसे फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करना है, और स्केल आप लोगों को आता ही है. स्केल हम नॉर्मली लेस देन 10 सेंटीमीटर पे जाते हैं, और हम लोग जो हैं फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए इज ऑफ 1350 एंड वेक्टर बी इज ऑफ 1700 न्यूटन्स, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल कम अप विद अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 1350 एंड 1700 इट शुड गिव अस सम आंसर लेस देन 10. तो वो नंबर हमारे पास जो होगा विल बी डिसाइडेड एज अ reference number. For example, if I divide it with 1500, तो 1500 न्यूटन विल बी माई 1 सेंटीमीटर, एंड 1500 से डिवाइड करके 1315 का व्हाटसोएवर जो आंसर आता है वो हमारा वो आ जाएगा, एंड 1700 से डिवाइड करके वो आंसर आ जाएगा. दिस इज हाउ we draw the scale. And let's not forget
कि इस फॉर्मूला के अंदर हमने जो वैल्यूज पुट करनी है वो स्केल वाली नहीं पुट करनी, बल्कि वी आर गोइंग टू गो एंड पुट द एक्चुअल वैल्यूज इनटू दैट। ओके। ओके, ग्राफिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड्स दोनों डिस्कस हो चुके हुए हैं। डिफाइन एक्सेलरेशन एज चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर t। v is considered as the final velocity, u is considered as the initial velocity. It's a vector quantity, its unit is meters per second square, and जो determine from graph given data or shape of the speed time when the object is moving with constant speed and changing acceleration. Let's not forget that कि जब भी हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि दिस इज फॉर रेस्ट, this is for uniform and constant, this is for increasing speed, and this is for decreasing speed, and ये distance time graphs में आता है हमारे पास। ठीक है। और ये constant है हमारे पास, this is uniform, this is increasing speed, and again this is decreasing speed। यहाँ पे acceleration क्या होती है, जीरो। यहाँ पे acceleration क्या होती है, constant। यहाँ पे acceleration क्या होती है, increasing, and यहाँ पे acceleration क्या होती है, decreasing। एंड इसका ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो। इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव, और इसका ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव कंसिडर होता है। ऑल्सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और वी कैन ऑल्सो गो फॉर, जिसको हम जो है राइज ओवर रन की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। हमें हमेशा बिगर ट्रायंगल लेनी होती है, वी गो फॉर द पॉइंट्स एज फर्दर एज पॉसिबल। ये मेरे पास x2 होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, एंड दिस इज y2 होता है हमारे पास। ठीक है। और जब भी हमारे पास कर्व आएगा, कोई भी कर्व्ड ग्राफ आएगा और उसमें हमें डाटा फाइंड आउट करना है, हमने टेंजेंट वाला फॉर्म को डिस्कस करना है। जस्ट भी फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड्स है, हमने 10, एंड ये पॉइंट अगेन आप लोग माइंड में रखो कि ग्राफ है एंड इफ इट्स कर्व्ड, तो अगर उसने 10 सेकेंड्स के ऊपर कोई डाटा कैलकुलेट करने को बोला है, तो हमने कभी भी डायरेक्ट 10 सेकेंड्स की वैल्यूज नहीं लेनी, हमने हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करके उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। और जो भी y2 एंड y1 के पॉइंट्स बन रहे होंगे हमारे पास, नॉर्मली ऑन ईदर साइड्स में हम लोग वन बिग बॉक्स कवर कर लेते हैं। जनरली इट्स टेकन द वन बिग बॉक्स ऑन ईदर साइड। अगर यहाँ पे इट्स टचिंग द ग्राफ, तो आप यहाँ से आ जाओगे, और आगे से जहाँ पे भी वन बिग बॉक्स क्लोज हो रहा होगा वहां पे हम लोगों ने उसको कर लेना है। ग्राफ से हम लोग तो टू टाइप्स ऑफ डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जब हम ग्रेडियंट करते हैं तो डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट हमें क्या देता है, एज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी आ रहा होता है। और स्पीड, ये जो स्पीड टाइम होता है वो हमें क्या दे रहा होता है, एक्सेलरेशन दे रहा होता है। बाकी तीन फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, जो कि एरिया अंडर द ग्राफ है, एंड एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा हमें क्या देते हैं, रिजल्टेंट देते हैं। तो पहला हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इफ इट्स ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू, नॉर्मली मैं ये बेस स्टूडेंट्स को कह देता हूँ कि इसको बेस कंसिडर कर लें, इसको हाइट कंसिडर कर लें। और सेकंड हमारे पास क्या होता है कि अगर ट्रायंगल बन रही होती है तो हाफ बेस इनटू हाइट हम लोग ले लेते हैं। एंड अगर हमारे पास ट्रेपीजियम की शेप आ रही है विच समवट लुक लाइक दिस, तो हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनको हम ए एंड बी कंसिडर करते हैं। एंड इट डजेंट मैटर कि विच साइड यू आर टेकिंग एज ए एंड बी। तो 1/2, दिस विल बी कंसिडर ऑलवेज कंसिडर्ड, ऑपोजिट साइड्स हमेशा ए एंड बी होंगी। सिंस दे आर एडिंग टुगेदर, तो हमें एग्जामिनर को कोई कम्युनिकेट करके कोई रिजल्ट शो नहीं करने, हमें सिर्फ डाटा शो करना है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि विच आई एम गोइंग टू टेक एज ए एंड विच आई एम गोइंग टू टेक एज बी। वो ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होते हैं, तो उसमें से कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट होता। फॉर सेक अगर आपका ट्रेपीजियम किसी और में कंसिडर हो रहा है, बस द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड के इन फ्रंट ऑफ ईच अदर जो दो साइड्स होंगी वो हमेशा ए एंड बी होंगी, और उनके दरम्यान का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास, कि एरिया अंडर द ग्राफ हम लोग को डिस्टेंस देगा। ये तीन फॉर्मूलाज हैं, ग्रेडियंट्स हम लोगों को
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एक्सेलरेशन देंगे और ये देंगे, शेप ऑफ द ग्राफ भी डिस्कस हो गई हुई है। ये तमाम चीजें आप लोगों को प्रॉपर्ली डिस्कस होनी चाहिए। डीसेलेरेशन का वर्ड नॉर्मली तभी यूज करेंगे जब स्पीड डिक्रीजिंग आ रही होगी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट के एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वेलोसिटी पे। As velocity is increasing, so is acceleration. As velocity is decreasing, so is acceleration is decreasing. एंड यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो। डाउनवर्ड व्हेन इट्स कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज होती है। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड इफ इट्स फ्री फॉल मोशन, upwards जाते हुए it will be considered as -9.8, and downward जाते हुए it is going to be considered positive 9.8. Whenever there is a free fall motion, A is going to be replaced by gravitational acceleration. It's known as gravitational acceleration. Both have the same units whenever there is a term used free fall. तो F and W, that is F is equals to ma, न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड W is equals to mg, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। द फ्री फॉल मोशन हो रहा होगा, या उसने क्वेश्चन में मेंशन आउट किया हुआ होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास जो है, सॉरी, एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट। तो इन दोनों केस में हम लोग इन इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बाकी जो कोर वाला पोर्शन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी एंड स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम हमारे पास। ग्राफ्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। क्वालिटेटिव रेस्ट, कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन, डीसेलरेटिंग, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे उसमें से आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से। एंड कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट। एक्सटेंडेड का ये सारा पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। 11th पॉइंट को देख लेते हैं। कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्रेडियंट, हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। Note that deceleration is a negative acceleration and use this in calculations, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चूंकि डिसेलरेशन हो रहा होगा तो ए का ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी वो स्टार्ट में, तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। यू आर अलाउड टू पुट अ नेगेटिव साइन अलोंग साइड विद इट, और विदाउट भी लिख देंगे तो आपका मार्क्स, बट फाइनल बॉक्स के अंदर जो भी है वो आपने नेगेटिव का साइन उसमें ऐड करना है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। स्टेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विदाउट एयर रेजिस्टेंस, हमने ये सारे पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। स्टेट द मास एज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेटल, मास की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम्स में आ जाती होती है, इसका यूनिट्स किलोग्राम्स है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, is an object at rest relative to the observer. Weight, gravitational force on an object that जो अर्थ की तरफ से टुवर्ड्स दी सेंटर लग रही होती है, इसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ फोर्स, तो इसका यूनिट जो है वो न्यूटन्स की फॉर्म में आएगा। ये बहुत एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एज फोर्स पर यूनिट मास, तो इसको आपने माइंड में रखना है। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। नो दैट वेट्स एंड masses may be compared using बैलेंस। वेट जो है, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है नो मैटर व्हाट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। वेट जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है तो वो वेरी करेगा हमारे पास। लेट्स गो टू द सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ दिस फैक्टर। डिस्क्राइब एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेज एज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ मास, वही जो मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स गोइंग टू वेरी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम, इसके यूनिट्स हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो सकते हैं, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा यूनिट हमारे पास जा रहा है। डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। अगर दो कॉपर, वन ऑफ द स्टूडेंट ब्रॉट दिस क्वेश्चन टू मी, कि अगर कॉपर है तो एक की लेंथ ज्यादा है एक की लेंथ कम है, या एक का मास ज्यादा है एक की मास कम है, और वो पूछ रहा है इसमें क्या कॉमन है, तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू गो कि उसकी डेंसिटी कॉमन है, क्योंकि कॉपर कॉपर ही है, उसकी डेंसिटी एक फिक्स्ड होती है। बाकी अगर कोई कैलकुलेशंस कहीं पे आ रही हैं इस किस्म की जहाँ पे हमें इनको चेंज करना है तो वो रिजल्ट लाता है, बट व्हाट दे हैव कॉमन इज डेंसिटी, क्योंकि मटेरियल सेम है तो उसकी डेंसिटी ने क्या रहना है, सेम ही रहना है।
डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड और रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमारे पास कैसे होता है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, या लेंथ इंटू हम्म। विड्थ इंटू हाइट हमारे पास आ जाता है। अगर हम एक शेप ड्रॉ करें तो हमारे पास दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस होता है हमारे पास, एंड वॉल्यूम इसके इक्वल होता है, और वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट के भी इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत सी जगहों पे लगाना भी पड़ रहा होता है हम लोगों को। डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, ये फाइनल माइनस इनिशियल। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द पॉइंट विच वन ऑफ द स्टूडेंट जस्ट मेंशन्ड, कि जब हम सिलेंडर को करते हैं हमने 3 to 4 टाइम्स तो डिस्कस करते हैं, उसकी ग्रेजुएशन का भी हमने देखना होता है कि जो उस पर कैलिब्रेशन हुई है, इज इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अगर बहुत बिगर ग्रेजुएशन होंगी तो हमारा रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। वी नीड टू कीप इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, ताकि हम लोग स्मॉल चेंजेस को जो है वो मेजर कर सकें। ऑल्सो वॉल्यूम में हम लोगों ने एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि लोअर मेनिस्कस को हमने रिव्यू करना होता है। लोअर मेनिस्कस हमारे पास लोअर साइड ऑफ वो होता है, लोअर मेनिस्कस वाला पॉइंट मिस हो गया था। एंड वेदर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, जब उसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है देन दी वाटर और वट एवर द मटीरियल इट इज प्लेस्ड इनटू। और जो है सिंक कब करता है, जब उसकी डेंसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन दी ऑब्जेक्ट होती है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देख लेना है। डिटरमाइन वेदर वन लिक्विड विल फ्लोट ऑन अनदर बेस्ड ऑन द डेंसिटी गिवन एंड द लिक्विड डज नॉट मिक्स, वही हमने डिस्कस कर लिया है कि हमने रिलेटिव densities को कंपेयर करना है। तो the one with the lower density would float and the one with the greater density would be at the bottom of it. For example, अगर दो liquids हैं तो जो टॉप पे होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो, और जो बॉटम पे होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ग्रेटर। ये पॉइंट यहाँ पे हमने माइंड में रखना है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, नो दैट द फोर्स में प्रोड्यूस चेंज इन साइज शेप। ये जो फोर्स की हमने पढ़ा था ना कि फोर्स कुड प्रोड्यूस चेंज इन द डायरेक्शन इन द मोशन, स्पीड अप और स्पीड डाउन, ये वो वाला पॉइंट आ रहा है कि फोर्सेस क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारे पास। डिफाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें हमने क्या क्या पॉइंट रखना होता है। डिफाइन द यूज ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, the point in an object, the force, the maximum force that an object can endure without permanent change in shape। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जहां से कर्व होना स्टार्ट होता है वो पॉइंट हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। आफ्टर दिस परमानेंट चेंज इन शेप आ जाता है हमारे पास। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इलास्टिक लिमिट इज नॉट रिक्वायर्ड। लोड एक्सटेंशन ग्राफ हमारे पास हमेशा ये होता है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे लोड आता है, यहाँ पे एक्सटेंशन आती है हमारे पास, और व्हाट्सएवर जो भी जिस भी तरीके से उसने आपको ड्रॉ करके दिया होगा हमने बस वहां से डाटा लेना है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पास आउट कर रहा है इट मींस के लिमिट ऑफ परमानेंट रीच नहीं हुई है, लेकिन अगर वो ओरिजिन पे नहीं आ रहा एट सम तो उसमें परमानेंट चेंज इन शेप आ चुका हुआ है। फोर्स की वैल्यू, अगर वो हमसे के की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलता है और उसने हमें ओरिजिनल लेंथ क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल कहता है 2 न्यूटन के ऊपर जो है एक्सटेंशन कैलकुलेट करें, तो हमने ग्राफ में देखना है 2 न्यूटन कहाँ पे बन रहा है और उसके अगेंस्ट एक्सटेंशन की वैल्यू क्या बन रही है। लेट्स से 5 सेंटीमीटर बन रही है, ओरिजिनल वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी, हम इन दोनों को माइनस करेंगे और 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से पहले पहले तक किसी भी पॉइंट का डाटा जो होगा वो कांस्टेंट के की वैल्यू देगा। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट होता है हमारे पास, विच इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन से पहले पहले के की सारी वैल्यूज क्या रहती हैं, कांस्टेंट, तो किसी भी पॉइंट पे भी कैलकुलेट करेंगे वी आर गोइंग टू हैव द सेम आंसर। एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिजल्टेंट फोर्स, अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, वैसे सीक्वेंस में चलते हैं। अच्छा, व्हेन नॉर्मली इन तरह के क्वेश्चन इतनी डिटेल में नहीं आते हैं, बट जब भी हुक्स लॉ से, ये दिस इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इज ओनली अप्लाइड टू लास्ट स्प्रिंग्स के लिए हम अप्लाई करते हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें इसके अंदर पता होनी चाहिए, एंड हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डज नॉट रीच। के की वैल्यू हमें ये बताती है क्योंकि के का इनवर्स रिलेशनशिप होता है एक्सटेंशन के साथ, तो हमें ये बताती है कि फॉर अ गिवन फोर्स हाउ मच द स्प्रिंग इज गोइंग टू एक्सटेंड। ठीक है। तो
के को कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी किसी चीज को डिस्कस करने के लिए हमें जो उसने फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ होगा, या उसने अगर हमें कोई टेबल ऑफ डाटा दिया हुआ है, वहां से हम लोग उसकी फोर्स वर्सेस डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन से हम उसका डाटा कैलकुलेट करेंगे। एंड यस, अगर उसने टेबल आपको दिया हुआ है तो नोट फॉर द सेक्शन के कहाँ पे जाके एक्सटेंशन जो भी टेबल होगा ना, जो एक्स की वैल्यू होगी ना माइनस करके जहां तक कांस्टेंट आ रही होगी, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रीच नहीं हुई। जहां पे आके उसको माइनस करके देखेंगे दो एक्सटेंशंस को रिलेटिव टू ईच अदर, टेबल में अबव एंड बिलो की जो एक्सटेंशन आ रही होगी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वैल्यू इज 12, सेकंड इज 14, नेक्स्ट इज 16, हमें दिख रहा है इसका डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, 2 का। जहां पे आके ये डिफरेंस वेरी करेगा, इट मींस कि दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रीच हो गई है। इससे पहले वाला कोई भी डाटा ऑफ एफ एंड एक्स यूज करके, और एक्स हमेशा एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होती है हमारे पास। तो चेंज इन लेंथ जो भी होगी, फॉर एग्जांपल 14 है हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ वाज 12। ओरिजिनल लेंथ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो जीरो फोर्स के ऊपर लेंथ होगी वो ओरिजिनल लेंथ होगी हमारे पास। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट क्लियर नाउ? जी। फिर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस। रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन वो ऐड होंगी, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी। और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होगी वेयर बिगर फोर्स इज एक्टिंग। और अगर बिगर फोर्स फॉरवर्ड में लग रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर बिगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो स्पीड डिक्रीज होगी। वी आर नॉट गोइंग टू से कि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है। इफ फोर्सेस आर कांस्टेंट और वो अप्लाई हो रही हैं, हाँ, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है तो वी वुड ईदर से कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। यहीं पे टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? व्हेन वेट एंड एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल्स टू ईच अदर, देन ऑब्जेक्ट falls with maximum constant speed which is known as terminal velocity। इसका ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट जाएगा, कर्व होगा, जहाँ पे आके लीनियर हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अगर पैराशूट ओपन होता है फिर आएगा अगेन टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। और ये एक दफा एक क्वेश्चन आया था, क्या टर्मिनल वेलोसिटी सरफेस एरिया से पे डिपेंड करती है? तो ऑब्वियसली तभी तो हमारे पास ये दो रीजन आ रहे थे, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज होगा, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। वेट की वैल्यू जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस वो उसमें आ रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस से वेरी करेगा, वो सरफेस एरिया से वेरी करेगी हमारे पास। और इस वजह से दो दफा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है पैराशूट के केस के अंदर हमारे पास। स्टेट दैट द रिजल्टेंट फोर्स मे चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और मोशन, को हमने अभी डिस्कस कर लिया। और हाँ, जब भी कर्व्ड सरफेस आएगी रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करी होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, और उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल, एंड वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, बट उसकी डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन वुड ऑलवेज एक्ट टू द टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। बैलेंस फोर्सेस एज द नेम इंडिकेट्स दैट ईदर फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं कि जब हमारे पास कोई ना कोई रिजल्टेंट आ रहा होता है। विद जीरो रिजल्टेंट बैलेंस फोर्सेस होती हैं, एंड विद अनबैलेंस फोर्सेस हमारे पास कोई ना कोई रिजल्टेंट आ रहा होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है उसको सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। वो किसी भी पॉइंट पे होगा, उसकी रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हम लोगों ने शो करनी है। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली मोशन ए सर्कुलर पाथ, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। स्पीड इंक्रीजेस इफ फोर्स इंक्रीजेस विद मास एंड रेडियस कांस्टेंट। रेडियस डिक्रीजेस इफ फोर्स इंक्रीजेस विद मास एंड स्पीड कांस्टेंट। वो रिलेशन एक्चुअली ये मैं भी इसी बारे में बताता हूँ, ये आपको इसका नॉलेज होना नहीं चाहिए, बट ये सेंट्रिपेटल फोर्स की इक्वेशन होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा, दैट स्पीड इंक्रीजेस इफ फोर्स इंक्रीजेस, कॉज इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे पास विद मास एंड रेडियस कांस्टेंट। क्योंकि अगर हम मास एंड रेडियस कांस्टेंट रखते हैं तो ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे, फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। R decreases if force increases with mass and speed constant। तो वही है कि F का R के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर हम R को डिक्रीज करेंगे तो F ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इस ये पॉइंट्स क्लियर है आपके पास?
एंड सिंस फोर्स जी इज परपेंडिकुलर, तो वर्क डन हमेशा सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन तभी होता है जब अप्लाइड फोर्स एंड जो है मोशन वो सेम डायरेक्शन में हो। तो सर्कुलर मोशंस के अंदर वर्क डन हमेशा क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है, हमने इस पॉइंट को फॉरगेट नहीं करना है। आगे टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। ये एक पॉइंट देख लें, डिस्क्राइब सॉलिड फ्रिक्शन एज फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट मे इम्पीड मोशन एंड प्रोड्यूस हीटिंग। एनर्जीज में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। नोट दैट फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स जिसको भी बोलते हैं, अच्छा, अपथर्स्ट एंड ड्रैग फोर्स को मिक्सअप नहीं करना। अपथर्स्ट इज द फोर्स व्हिच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेट, वेयर जो ड्रैग फोर्स होता है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। अपथर्स्ट कहाँ पे होता है, जो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, एंड ड्रैग फोर्स हमारे मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, इन दो फोर्सेस को मिक्सअप नहीं करना। फिर हमारे पास ओके,